नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम में आपका स्वागत है। इकाई संख्या 10 को हम शुरू कर रहे हैं, स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र्योत्तर विकास। तो स्वतंत्रता को देखेंगे और स्वातंत्र्योत्तर जो विकास होगा उसको समझेंगे। इसमें हम इकाई संख्या 33 से लेकर के मतलब इकाई संख्या 10 में अध्याय संख्या 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 ये अध्याय हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 33, नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। तो नवोदित राष्ट्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसको अध्याय संख्या 33 में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम दिन। नवोदित राष्ट्र का मतलब देश स्वतंत्र हो चुका है। अब स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत के समक्ष चुनौतियां आएंगी वो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम दिन 15 अगस्त 1947 को एक नए युग की शुरुआत हुई जो नवीन भारत के दृष्टिकोण से व्याप्त था। यह दिन दासता के औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक और भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभ का साक्षी था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को आयोजित एक समारोह में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारत से गुप्त भेंट नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत से गुप्त भेंट इस भाषण का नाम है। नेहरू ने भाषण देते हुए कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र हैं। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें किधर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और कामगारों के लिए आज़ादी और अवसर ला सकें। हम एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सकें। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हैं। डबल नोटेड कॉमा खत्म। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और उनके 15 साथियों ने मंत्रियों के पद भी संभाले या मंत्रियों के पद भी धारण किए। ठीक है, उनके साथ 15 मंत्रियों ने भी पद धारण किया। सरदार पटेल अपनी मृत्यु तक दिसंबर 1950 तक देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दी। 1950 में भारत गणतंत्र बना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दी और 1950 में भारत गणतंत्र बना और राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1950 में राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, विदेश मामले और कॉमनवेल्थ संबंधी मंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के रूप में चुना गया। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इन तीनों पदों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के रूप में पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर रेल एवं परिवहन मंत्री की बात करें तो वह जॉन मथाई। इसके अलावा रक्षा मंत्री की बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह। इसके अलावा खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करें तो जय रामदास दौलत राम। इसके अलावा श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री की बात करें तो CH भाभा। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो अमृत कौर। संचार मंत्री की बात करें तो रफ़ी अहमद किदवई। निर्माण, खान एवं ऊर्जा मंत्री की बात करें तो नरहरि विष्णु गाडगिल, निर्माण, खान एवं ऊर्जा मंत्री। इसके अलावा RK षणमुख चेट्टी, इनको बनाया गया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के रूप में कौन थे? RK षणमुखम चेट्टी। इसके अलावा राहत एवं पुनर्वास मंत्री के रूप में KC नियोगी को रखा गया। इसके अलावा विधि मंत्री यानी अनुसूचित जाति संघ से संबंधित 1951 में हालांकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो विधि मंत्री बनाया गया था BR अम्बेडकर को। इसके अलावा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को।
ठीक है। इसके अलावा बिना विभाग के मंत्री, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो यानी कि बिना विभाग के मंत्री बनाया गया गोपाल स्वामी आयंगर को, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जो है, इनको भी बिना विभाग के मंत्री बनाया गया, तो वो है मोहनलाल सक्सेना। कोई विभाग नहीं दिया गया, इनको सहायक रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि स्वतंत्र भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तात्कालिक समस्याएं देखें तो भारतीय रियासतों का क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक समन्वय, सांप्रदायिक दंगे, पाकिस्तान से प्रवासित लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, भारत में रह रहे मुसलमानों की रक्षा और उसके साथ ही जो सांप्रदायिक समूह पाकिस्तान गए उनके संरक्षण का मामला, पाकिस्तान से युद्ध टालने की चुनौती, साम्यवादी विद्रोह इत्यादि। इसके अलावा देखें तो मध्यावधिक समस्याएं देखें तो मध्य अवधि की समस्याएं कौन कौन सी थी? भारत के लिए संविधान तैयार करना, एक प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक और नागरिक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था, इसके अलावा निर्वाचन एवं सामंतवादी व्यवस्था इत्यादि। जबकि दीर्घावधिक समस्याएं देखें तो दीर्घावधिक समस्याओं में राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास, निर्धनता और आर्थिक नियोजन, ये सारी दीर्घावधिक समस्याएं थी। भारत और साथ ही पाकिस्तान ने भी विभाजन के परिणामों का सामना किया। स्वतंत्रता अधिनियम ने 3 मुख्य समस्याओं को उत्पन्न किया। 2 राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन, ठीक, 3 समस्याओं, 2 राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन, भारतीय सिविल सेवाओं और अन्य सेवाओं संबंधी संगठन एवं कर्मचारियों का विभाजन, और तीसरा सैन्य संपदाओं एवं संगठनों का विभाजन के समाधान हेतु प्रक्रिया निर्धारित की। अब हम समझते हैं रेड क्लिफ सीमा निर्णय और सांप्रदायिक दंगे। विभाजन योजना के अनुरूप पंजाब एवं बंगाल के संबद्ध विधायी सभा 2 भागों, एक ने मुस्लिम बहुल जिलों का प्रतिनिधित्व किया और दूसरे ने शेष प्रांत का 2 भागों में मिली, और सभा जो है 2 भागों में मिली और 2 प्रांतों के विभाजन के पक्ष में सामान्य बहुमत से निर्णय हुआ। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जिसका 62,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल, 62,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल और 15.7 मिलियन 15.7 मिलियन जनसंख्या, जनगणना जो है 1941 के हिसाब से इतनी जनगणना थी। 15.7 मिलियन जनसंख्या पाकिस्तान में मतलब जनगणना थी, जिसमें से 11.85 मिलियन मुसलमान थे। 15.7 मिलियन में 11.85 मिलियन मुसलमान थे। पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया, जिसका क्षेत्रफल 37,000 वर्ग मील का भू क्षेत्र था, जिसमें 12.6 मिलियन जनसंख्या थी, और इसमें से 4.37 मिलियन मुसलमान थे, ठीक है, 4.37 मिलियन मुसलमान थे। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना, जिसका क्षेत्रफल 28,000 वर्ग मील था। 28,000 वर्ग मील पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल था 28,000 वर्ग मील, और इसकी जनसंख्या जो है 21.2 मिलियन थी, 21.2 मिलियन थी, जिसमें से 5.3 मिलियन मुसलमान थे। इसके अलावा पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र बना, और जिसमें जो है 49,400 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल था, जिसमें 39.10 मिलियन जनसंख्या थी, जिसमें से 27.7 मिलियन मुसलमान और शेष गैर मुस्लिम थे। इस प्रकार रेड क्लिफ रेखा के दोनों तरफ धार्मिक आधार पर बहुल वर्ग अल्पसंख्यक बन गया। 20 मिलियन गैर मुस्लिम पाकिस्तान में और 42 मिलियन मुस्लिम भारत में, ठीक है। 20 मिलियन गैर मुस्लिम जो है पाकिस्तान में चले गए और 42 मिलियन मुस्लिम भारत में आ गए। अब हम समझते हैं सीमा आयोग के सम्मुख चुनौतियां। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित आयोग में प्रत्येक मामले में 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम न्यायाधीश थे और उन्होंने गंभीर बाधाओं के तहत कार्य किया। रेडक्लिफ को भारत के बारे में बेहद सीमित जानकारी थी और प्राचीन मानचित्रों और जनसंख्या आंकड़ों के इस्तेमाल से 6 हफ्तों के भीतर सीमा निर्धारण और विवादास्पद बिंदुओं को निश्चित करना था।
यद्यपि धार्मिक जनसंख्या निर्णायक कारक था, लेकिन नदियों, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में प्रशासनिक इकाइयां, आर्थिक दक्षता, रेल एवं सड़क मार्ग संपर्कता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे अन्य कारकों पर विचार किया गया। सिख तीसरे पक्ष के रूप में हिंदू एवं मुस्लिम दो पक्ष थे। ठीक, पूरे पंजाब में फैले हुए थे सिख तीसरे पक्ष के रूप में। उनकी इस मांग ने उनके सभी पवित्र तीर्थ स्थलों, पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। ऐसी कानूनी जटिलताओं संबंधी तार्किक निर्णय ने राजनीतिक मनन का मार्ग प्रशस्त किया। 1941 की जनगणना, जो इन निर्णयों पर आधारित थी, भी दोषपूर्ण थी। इस अंतिम सीमा रेखा के निर्धारण ने कई समस्याओं को जन्म दिया और कई लोगों को नाखुश किया। यद्यपि सीमा आयोग की रिपोर्ट को 12 अगस्त 1947 को पढ़ा गया। यद्यपि सीमा आयोग की रिपोर्ट को 12 अगस्त 1947 को पढ़ा गया था, लेकिन माउंटबेटन ने जानबूझकर इसे 15 अगस्त 1947 के बाद सार्वजनिक किया, ताकि सांप्रदायिक दंगों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर नहीं आएगी। सांप्रदायिक दंगों से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। हालांकि सांप्रदायिक दंगे अगस्त 1946 में शुरू हो गए थे, लेकिन विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ स्थिति अत्यधिक भयावह हो गई। वह क्षेत्र जहां से रेड क्लिफ रेखा खींची गई अधिक हिंसक हो उठे और वहां सबसे अधिक संख्या में हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाएं हुई। सिखों के सशस्त्र, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, सिखों के सशस्त्र दल और मुस्लिमों के हथियारबद्ध गुटों ने पंजाब में अत्यधिक अपराध किए। एक आकलन के अनुसार लगभग 1,80,000 लोग मारे गए और 60,000 पश्चिमी क्षेत्र से और 1,20,000 पूर्वी क्षेत्र से। ठीक है। बंगाल का क्षेत्र। गांधी की उपस्थिति उपवास जैसे अन्य प्रयासों के कारक पंजाब की अपेक्षा शांतिपूर्ण बना रहा। ठीक, गांधी की उपस्थिति और उपवास जैसे प्रयासों के कारण पंजाब की अपेक्षा बंगाल जो है शांतिपूर्ण बना रहा। दिल्ली में पंजाब का बदला लेने के लिए मुस्लिमों की व्यापक हत्या के साथ सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। गांधी जी के उपवास ने अस्थायी प्रभाव डाला। ठीक है। पंजाब का बदला लेने के लिए मुस्लिमों की व्यापक हत्या के लिए दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। बिहार में विभाजन से पूर्व अक्टूबर 1946 में हिंदू जमींदारों द्वारा उनका ध्यान कृषिगत समस्याओं से हटाया गया। इन्होंने मुस्लिमों की हत्याएं की। ठीक, बिहार में विभाजन से पूर्व अक्टूबर 1946 में हिंदू जमींदारों द्वारा उनका ध्यान कृषिगत समस्याओं से हटाया गया। हिंदू जमींदारों ने मुस्लिमों की हत्या की। इसके पश्चात संयुक्त प्रांत में गढ़मुक्तेश्वर में तीर्थ यात्रियों ने हजारों मुस्लिमों की हत्या की, लेकिन विभाजन के पश्चात गांधी जी के प्रयासों से इन स्थानों में कोई जनसंहार नहीं हुआ। संसाधनों के विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या से संबद्ध चुनौतियां। भारत का विभाजन सिविल सेवा और साथ ही साथ सैन्य बल और उपकरणों के संसाधनों के रूप से जुड़ा हुआ था। अब सिविल सरकार का अधिकार। सिविल सरकार का विभाजन देखें तो इसका सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक विभाजन परिषद गवर्नर जनरल द्वारा पीठासीन, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल था, का गठन किया गया। संचालन स्तर पर परिषद की सहायता के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली शामिल थे। सभी सिविल सेवकों को उसकी इच्छा अनुसार डोमिनियन चुनने का विकल्प प्रदान किया गया, जिससे कि वे सेवा करना चाहते हैं। लगभग 1,60,000 कर्मचारियों ने भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित होने का निर्णय किया। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा के कर्मचारियों को मौजूदा पैमाने पर सेवा के लिए उनकी पसंद देश भारत या पाकिस्तान को अपनाने के लिए कहा गया। सिविल सेवा में कार्यरत यूरोपियन अधिकारी अपना मौजूदा वेतन, अधिकांश अवकाश, पेंशन अधिकारों इत्यादि के साथ अपनी सेवाएं जारी रख सकते थे, लेकिन यदि वे सेवानिवृत्त होने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें विशेष क्षतिपूर्ति और समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा सकेगी। नकद शेष और साथ ही सार्वजनिक ऋण के बंटवारे ने दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न किया। पाकिस्तान कुल नकद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था, जबकि भारत पाकिस्तान को विश्वस्त करना चाहता था कि नकद शेष का केवल छोटा सा भाग अविभाजित भारत की वास्तविक नकद आवश्यकता को पूरा करता था। बाकी हिस्सा मुद्रास्फीति तंत्र से निपटने के लिए था। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान को थोड़ा और नकद दे देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उपवास किया और कांग्रेस को ऐसा करने के लिए बाध्य किया।
सैन्य कर्मियों और साजो सामान का विभाजन। सैन्य कर्मियों और साजो सामान का विभाजन देखें तो देखिए, सैन्य बलों और उनके संयंत्रों, मशीनरी, उपकरणों, भंडार गृहों के निर्विघ्न विभाजन के लिए अचिन लेक सर्वोच्च कमांडर अचिन लेक की अध्यक्षता में एक संयुक्त रक्षा परिषद का गठन किया गया। परिषद ने निर्णय लिया कि मुस्लिम बहुल इकाइयों को पाकिस्तान और गैर मुस्लिम बहुल इकाइयों को भारत को हस्तांतरित कर दिया जाए, लेकिन दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद के चलते सर्वोच्च कमांडर के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों ने 17 अगस्त 1947 को भारत छोड़ना शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया फरवरी 1948 तक जो है पूरी हुई। महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में नई दिल्ली नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को झटका लगा और राष्ट्र निर्माण के कार्य की गति अवरुद्ध हो गई। सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रवाद की अस्पष्ट अवधारणा के कारण वशीभूत नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें एवं उनकी यादों को हमारी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं को सत्य को समर्पित करें जिसके लिए वे जिए और मरे। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया। 1949 में आरएसएस से उस समय प्रतिबंध हटाया गया जब उन्होंने पटेल द्वारा प्रस्तुत शर्तों को स्वीकार कर लिया। ये शर्तें क्या थी? 1 नंबर, संघ एक लिखित एवं प्रकाशित संविधान का स्वीकार करेगा। दूसरा, यह स्वयं को मात्र सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा और राजनीति से नहीं जुड़ेगा। तीसरा, हिंसा एवं गोपनीयता के अपने एजेंडे का त्याग करेगा। ठीक है, हिंसा एवं गोपनीयता के एजेंडे का त्याग करेगा। चौथा, भारत के संविधान और ध्वज तिरंगे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। ठीक है, इसके अलावा 5वां, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप स्वयं को संगठित करेगा। आज का आरएसएस विभिन्न मोर्चों पर 1940 के आरएसएस से भिन्न है। अब हम समझते हैं शरणार्थियों का पुनर्वास एवं बंदोबस्त। विभाजन द्वारा विस्थापित लोग इस अर्थ में शरणार्थी थे। किस अर्थ में शरणार्थी थे? इस अर्थ में शरणार्थी थे कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना घर नहीं छोड़ा था और न ही दोनों देशों की सरकारों ने जनसंख्या का कोई व्यवस्थाबद्ध आदान प्रदान किया। शरणार्थी पुनर्वास दोनों सरकारों यानी भारतीय पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती थी। भारत सरकार ने दिल्ली में संकट से निपटने के लिए कैबिनेट की एक आपातकालीन समिति गठित की और राहत और पुनर्वास मंत्रालय को शरणार्थियों के पुनर्वास का काम देखने की जिम्मेदारी सौंपी। विस्थापित लोगों की बड़ी पैमाने पर बाढ़ के दृष्टिगत विस्थापित लोगों की बड़ी पैमाने पर बाढ़ के दृष्टिगत छोड़ी गई संपत्ति की रक्षा करने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी उठाई हुई जो पाकिस्तान चले गई। भविष्य में उनके लौटने की संभावनाओं की स्थिति में ये मुश्किल होगा कि मुसलमान के छोड़े गए घरों में बस जो कि शरणार्थियों को वहाँ हटाया जाए। बाद में शरणार्थियों को लौटने को असंभव बना दिया गया। अब हम समझते हैं भारत में शरणार्थियों के पुनर्वास एवं बंदोबस्त केंद्र। दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पंजाबी बाग और निजामुद्दीन पूर्व एवं किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए आवासीय परिसर विकसित किए गए। जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बस गए। सिंधी हिंदू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बस गए। ठीक है, महाराष्ट्र में उल्हासनगर सिटी ऑफ जॉय को विशेष रूप से सिंध क्षेत्र से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए विकसित किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बसाया गया। सरकार ने कुछ शरणार्थियों को अंडमान निकोबार द्वीप में भी बसाया। वर्तमान में अंडमान द्वीप के कुछ क्षेत्रों में बंगाली सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साम्यवादी, कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता। सितंबर 1948 को दक्षिण भारत में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में भारतीय सेना ने निजाम से बिना अधिक प्रतिरोध के हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, सितंबर 1948 को दक्षिण भारत में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में भारतीय सेना ने निजाम से बिना अधिक प्रतिरोध के हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जा रहे तेलंगाना आंदोलन के कारण हैदराबाद की आंतरिक स्थिति जटिल बन गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच गठजोड़ भारत में हैदराबाद पर हमले से पहले टूट गया। ठीक है, दिसंबर 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने भारतीय स्वतंत्रता को त्याग दिया। उन्होंने नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है और कांग्रेस और नेहरू
सरकार के देश के भीतर आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शक्तियों को कठपुतली कहा। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस और नेहरू को देश के भीतर आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शक्तियों की कठपुतली कहा। फरवरी या मार्च 1948 में कलकत्ता में भी अपने दूसरे अधिवेशन में सीपीआई ने राजनीतिक थीसिस को स्वीकार कर लिया, जिसमें औपचारिक रूप से घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को स्थापित राष्ट्रीय सरकार लोगों की दुश्मन थी और इसलिए आम क्रांति के द्वारा इसे बदलने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट नेताओं ने बीटी रेंडिवलाइन यानी सीपीआई के तत्कालीन महासचिव के नाम पद पर ये थे, मतलब जो भी कम्युनिस्ट नेता थे उनमें से सीपीआई के तत्कालीन महासचिव के रूप में जो नेता थे वो थे बीटी रेंडिवलाइन। उन रेंडिवलाइन का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या घोषणा करी, डबल कम्युनिटेड कॉमा, वर्तमान राज्य को जन लोकतांत्रिक गणराज्य, श्रमिकों, किसानों और शोषित मध्य वर्ग का गणराज्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद। कम्युनिस्ट विद्रोह भारत के अन्य भागों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में फैल गया। अब हम समझेंगे स्वतंत्रता को लेकर साम्यवादी संशयवादी क्यों थे। ठीक, उनका मानना था कि कांग्रेस द्वारा चलित राज्य के विरुद्ध वर्ग संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह की नीति चलाया जाना जरूरी था, जिससे लोगों का ध्यान सांप्रदायिक घृणा की राजनीति, जिससे विभाजन के बाद देश को घेर लिया गया था, से हटाया जा सके। ठीक है, सांप्रदायिक घृणा की राजनीति से उनका ध्यान हटाया जा सके। इसके अलावा 1940 के उत्तरार्ध और 1950 के पूर्वार्ध में चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बर्मा जैसे एशियाई देशों में साम्यवाद को सफलता प्राप्त हुई थी। सितंबर 1947 में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट दलों को अधिक क्रियाशील रहने को प्रोत्साहित करने के लिए जडानोव थीसिस की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रोत्साहित हुए। इस प्रकार ये अध्याय जो है समाप्त हो जाता है।